हेलो दोस्तों, नमस्ते। अपन देख रहे हैं कक्षा 8 के मॉडल पेपर। आज अपन देखेंगे विज्ञान विषय का मॉडल पेपर नंबर 4। 3 मॉडल पेपर मैंने पहले जारी कर दिए हैं, उनका सॉल्यूशन दे दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं, जिसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके अलावा कक्षा 8 की गणित भी आप मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है क्योंकि, तो इसका उपरोक्त सभी आंसर आएगा। क्योंकि दोस्तों इसका रूप रेशम के समान है, इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसके रेशों को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जाता है, इसलिए तीनों ही कारण है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके ऑप्शन है वो दोस्तों गलत दे रखे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टेडपोड लार्वा जिस प्रक्रिया द्वारा वयस्क में विकसित होता वह है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कायांतरण। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो आंसर होगा दोस्तों पुरुष की। अब पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का हीन चालक है? तो विद्युत का सबसे हीन चालक या लगभग कुचालक किसे का आसुत जल होगा, बाकी सब इसके अंदर साल्ट मिला हुआ है, यानी लवण है। सिक्स्थ क्वेश्चन है दोस्तों, जब कांच की एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, इसमें ये ऑप्शन सही नहीं दे रखे हैं, इसके अंदर आंसर होगा दोनों आवेशित हो जाती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो तारामंडल है वो सौर परिवार का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसके अंदर खाली स्थान भरना है, तो खाली स्थानों में के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आठवां प्रश्न है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन, तो आंसर होगा सीएनजी, जिसका विस्तृत रूप है आप सीएनजी याद कर सकते हैं। सीएनजी की फुल फॉर्म पूछे तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका आंसर होगा। नाइन्थ क्वेश्चन है दोस्तों, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज कहलाती है? तो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से वो घर्षण होता है वो कम हो जाता है। 11th क्वेश्चन है, किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर खालिस्तान प्रभाव उत्पन्न होता है? तो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों के वर्णन कीजिए। इस तरह से अपन ने इसके अंदर 25 प्रश्न आए, सभी प्रश्नों का हल देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, जीवित रहने के लिए पौधों को जल की आवश्यकता होती है, पौधों में लगभग 90% जल होता है। फसल की स्वास्थ्य वृद्धि के लिए मिट्टी में नमी बनाए रखने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए विभिन्न अंतराल पर खेत में सिंचाई जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियां हैं, एक है छिड़काव तंत्र, दूसरा है ड्रिप तंत्र। तो आप इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आए तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र 2 नाम लिख के ही छोड़ सकते हैं। इसके अलावा 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो इसमें लिखेंगे, छिड़काव तंत्र वाली इस विधि का उपयोग असमतल भूमि जहां जल कम मात्रा में उपलब्ध हो के लिए किया जाता है। इनमें नालों के ऊपर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं, जिसे अपन फंवारे कहते हैं। जल पंप से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है, जहाँ से घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है और वर्षा की भांति छिड़काव करता है। यह विधि बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। और ड्रिप तंत्र को अपन बूंद बूंद सिंचाई वाली पद्धति कहते हैं, जिससे पौधों की जड़ों के अंदर अपन पाइप से छेद करके वहाँ पर जल का निकास करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 13वां प्रश्न, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो आंसर लिखेंगे, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद व उर्वरक का प्रयोग करता है। पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने का एक अन्य तरीका है फसल चक्रण, यानी इसमें किसान एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल उगाता है, जिससे मिट्टी में नाइट्रोजन का पुनर्भरण होता है। यानी मिट्टी पर अपन लगातार एक ही फसल उगाएंगे तो उसके अंदर उससे संबंधित पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी, इसलिए बदल बदल कर फसल उगानी चाहिए। जैसे एक बार चना बोया तो एक बार गेहूँ, एक बार सरसों आदि, इस तरह से अपन को बोना चाहिए। लगातार एक फसल खेत में नहीं बोनी चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों 14, कोक के अभिलक्षणों व उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो कोक के अभिलक्षण है, कोक कठोर सरंध्र काला पदार्थ होता है, यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है। और इसका उपयोग क्या है दोस्तों, इस्पात के उद्योग के निर्माण में प्रयुक्त होता है, धातुओं के निष्कर्षण में भी इसका उपयोग होता है, और इसका उपयोग जल गैस और प्रोड्यूसर गैस बनाने में भी किया जाता है। अगला है दोस्तों 15 क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों है।
तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है, क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसे पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं में उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन या फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस जाए। अतः सर्पी जो घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। उदाहरण भी लिख सकते हैं आप, किसी गतिमान बॉक्स को में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से गतिमान बॉक्स को गति बनाए रखना सरल होता है। यानी एक तो आप किसी को धक्का दे के स्टार्ट करें, जैसे गाड़ी को अपन धक्का देते हैं तो शुरू में ज़्यादा जोर आता है, फिर वो गति करने लग जाती है तो धक्का करने देने में कम जोर आता है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न दोस्तों, भारत में उन 3 राज्यों या प्रदेशों की सूची बनाइए जहां भूकंप के झटके सबसे अधिक संभावित हैं। तो 3 राज्य हैं दोस्तों, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और कच्छ का रण। जैसे 2 तो मरुस्थल के आगे और 1 जम्मू कश्मीर हो गया। इसके अंदर अक्षांश देशांतर हैं जो मैंने लिखी हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मान लीजिए आप घर के बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लग रहे हैं, तो आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानी बरतेंगे। तो आंसर लिखेंगे दोस्तों, हम घर से बाहर होने की स्थिति में भूकंप के झटके के समय निम्नलिखित सावधानियों का प्रयास करेंगे। पहला, विद्युत लाइनों से दूरी, किसी खुले स्थान पर चले जाएंगे और धरती पर लेट जाएंगे। और दूसरा है दोस्तों, यदि घर से बाहर किसी कार या बस से में हो तो बाहर नहीं निकलें, ड्राइवर को कहकर कार या बस को खुले स्थान पर ले जाएं और भूकंप के झटके बंद होने के बाद पहले बस को बाहर नहीं निकले या कार से बाहर नहीं निकले। अगला प्रश्न है दोस्तों 18वां प्रश्न, ताजमहल की सुंदरता पर बढ़ते संकट पर प्रकाश डालिए। तो ताजमहल सुंदर सफ़ेद है, संगमरमर की इमारत है जो आजकल अपना जो सफ़ेद रंग है वो खो रहा है। इसका कारण है ताजमहल के चारों ओर स्थित रबड़ प्रक्रम, स्वचालित वाहन, निर्वात, रसायन और विशेषकर मथुरा तेल परिष्करण जैसे उद्योग प्रदूषित गैसों को वर्षा के साथ मिलाकर अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी जो अम्ल से संबंधित हैं, जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं, वो स्वचालित वाहनों वगैरह से गैस से बनते हैं। इससे वो जो वर्षा होती है वो अम्ल वर्षा होती है। इसके कारण ताजमहल पर संगमरमर का संक्षारण हो रहा और वो पीला होता जा रहा है। इसको सुरक्षित रखने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने उद्योगों को CNG, LPG आदि स्वच्छ ईंधनों का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं और ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल का उपयोग करने के निर्देश दिए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या आकाश में तारे गति करते हैं, वर्णन कीजिए। तो तारे हैं वो गति नहीं करते, अपनी पृथ्वी गति करती है, इसलिए तारे गति करते हुए दिखाई देते हैं। तो आंसर लिखेंगे नहीं, आकाश में तारे गति नहीं करते, किंतु ऐसा प्रतीत होता है। ध्रुव के तारे को छोड़कर सभी तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। ध्रुव तारा स्थिर रहता है क्योंकि वह पृथ्वी के अक्ष की दिशा में ही स्थित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है, व्याख्या कीजिए। तो बारिश के समय तो विद्युत तारों के पास जाना ही नहीं चाहिए, तो सुरक्षित तो यह है ही नहीं। इसका आंसर लिखेंगे नहीं, तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन के विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है और तेज वर्षा के समय जरा सी भी विद्युत का रिसाव की दिशा में लाइनमैन को करंट लग सकता है और उसकी जान को खतरा हो सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो आंसर लिखेंगे, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक होते हैं। वनोन्मूलन से कम वृक्षों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आई है, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ गई है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरणों का परिग्रहण कर लेती है। अतः किसी भी मात्रा में परिणाम स्वरूप वैश्विक उष्णन हो रहा है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ गया है, जिससे वर्षा दर की अंदर कमी आई है। अगला प्रश्न है दोस्तों 22वां प्रश्न है, आप अपने शहर की नगर पालिका के सदस्य हैं, ऐसे उपायों की सूची बनाइए जिसमें शहर के सभी निवासियों को स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाए। तो ऐसे प्रश्न सोच समझ कर लिखने होते हैं दोस्तों, किताबों में इसका सीधा उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर अपन लिखेंगे, हम अपने सभी नगर पालिका सदस्यों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेंगे। आपकी जगह हमको लिखना है क्योंकि आप उत्तर लिख रहे हो। तो इसके अंदर पहला लिखेंगे दोस्तों, सख्त कानूनों को औद्योगिक इकाइयों पर लागू किया जाना चाहिए जो जल संसाधनों को प्रदूषित जल का निपाटन करते हैं, यानी जल निकालते हैं, जो शुद्ध प्रदूषित जल निकालते हैं और शुद्ध जल में मिल जाता है। आगे लिखें, झुग्गी निवासियों द्वारा जल संसाधनों के खुली मलबे को कड़ाई से प्रतिबंध किया जाएगा, यानी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो खुले में मल त्याग करते हैं, उसका ऊपर रोक लगाई जाएगी। अगला है, आपूर्ति किए जाने वाले जल को ठीक तरह से इलाज किया जाना चाहिए और उपयोग के लिए अशुद्धि व सूक्ष्म जीवों से मुक्त करना चाहिए। बरसात के मौसम के दौरान पानी का शुद्धिकरण के लिए क्लोरीन की गोलियां वितरित की जानी चाहिए। अगला,
चौथा उपाय है दोस्तों, लोगों को जल संसाधनों को साफ रखने के लिए जागरूक और प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलैंगिक जनन की परिभाषा दीजिए और जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक जनन किसमें होता है, जिसमें नर और मादा दोनों नहीं मिलते, यानी माता पिता नहीं होता, किसी एक से ही संतति का निर्माण होता है। तो वह जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देती है अलैंगिक जनन कहलाती है। अलैंगिक जनन की 2 विधियां निम्नलिखित हैं, एक तो मुकुलन लिखेंगे और एक द्विविखंडन लिखेंगे। मुकुलन किसके अंदर होता है दोस्तों, हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा तथा ईस्ट में अलैंगिक जनन की यह सामान्य प्रक्रिया है। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है जिसे मुकुल कहते हैं। शरीर का केंद्र 2 भागों में विभाजित हो जाता है और उनमें से एक केंद्र मुकुल में आ जाता है। मुकुलन पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित हो जाता है। अगला है दोस्तों द्विविखंड, यानी 2 टुकड़ों में टूट जाना। तो जनक जीव खंडित होकर 2 नए जीवों को जन्म देता है। अमीबा में जनन द्विविखंडन द्वारा होता है। जब अमीबा में कोशिका में अपनी वृद्धि के अधिकतम आकार में पहुंच जाती है तो वो पहले अमीबा का केंद्र लंबा होता है और 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके पश्चात अमीबा की कोशिका भी द्रव्य भी 2 भागों में विभाजित हो जाता है और इससे 2 संततियों का निर्माण हो जाता है। अगला 24वां प्रश्न है दोस्तों, अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची क्या है, लाउड स्पीकर की ऊंची आवाज़, वाहन इंजनों के आवाज़ और हॉर्न की आवाज़, टीवी की ऊंची आवाज़, बैंड ढोल की आवाज़, वाद्य यंत्र डीजे की आवाज़ और घरेलू उपकरण जैसे मिक्सी ग्राइंडर, बिजली के मोटर, कूलर आदि की आवाज़, उद्योग धंधों के अंदर लगी मशीनों का आवाज़ और द्रुत गति से चलने वाले वायुयान की आवाज़ से अपन को वायु प्रदूषण होने को मिलता है, यानी वायु प्रदूषण होता है। अगला है दोस्तों, वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। तो अपन लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण निम्न प्रकार से मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पहला, बहरापन का भय रहता है, हृदय स्पंदन की दर बढ़ जाती है, मानसिक तनाव का कारण बढ़ता है, रुधिर वाहकों में संकटापन आता है, अनिद्रा का रोग का कारण बन जाता है और मानव का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 25वां प्रश्न, क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर सल्फेट पर डाला जाता है। तो इसका आंसर होगा, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर की प्लेट पर डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस देती है। यानी अम्ल है वो धातु से क्रिया करता है, धातु है कॉपर और अम्ल है जो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है H2SO4, तो धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस कॉपर इजिकल टू कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब लोहे की कील पर कॉपर सल्फेट का विलयन रखी जाती है तो लोहे जो कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर विस्थापित हो जाता है। ये लाइन आपको लिखनी जरूरी भी नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो क्या होगा। तो जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो विलयन का रंग नीला रंग कुछ देर में मलिन हो जाता है और लोहे की कील पर कॉपर का लाल अवक्षेप जमा हो जाता है। इससे लोहा और कॉपर सल्फेट के विलयन के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन को कॉपर को विस्थापित कर देता है और फेरस सल्फेट बन जाता है। क्योंकि कॉपर है उससे ज़्यादा क्रियाशील है, लोहा या आयरन उससे ज़्यादा क्रियाशील है, तो आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है। तो कॉपर सल्फेट प्लस आयरन इजिकल टू आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। तो ये था दोस्तों मॉडल पेपर नंबर 4। अब आप सभी विषय के मॉडल पेपर मेरे चैनल पर पढ़ सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। और चैनल को दोस्तों जो वीडियो है वो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।